तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सीरीज़ जो हमने शुरू किया था नॉर्थ ईस्ट, और इसमें हम अभी बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, अपने ने मेघालय कर लिया था, असम और त्रिपुरा। तो हम बात शुरू करते हैं नागालैंड से। ठीक है, देखिए नागालैंड अर्ली एक मतलब लीडरशिप था, एक बंदा था पीजो करके, पीजो की लीडरशिप में था 1950 तक। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे जनरली नागालैंड पे, ये फॉरेनर्स को बाहर रखने के लिए, आउटसाइडर्स को बाहर रखने के लिए व्हाट दे डिड कि दे यूज द कंसेप्ट ऑफ इनर लाइन परमिट, कि इफ एनी फॉरेनर वांट टू एंटर द एरियाज ऑफ नागालैंड दे फर्स्ट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिशर्स की मोनोपॉली थी, यहाँ के ट्राइबल्स वगैरह को इनने क्या किया, क्रिश्चियनिटीज़ में कन्वर्ट किया था और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरीके से एक्सप्लॉयट किया था, है ना। यहाँ के लोगों को ब्रिटिश आर्मी वगैरह में भी भरा था, है ना। ये सारी चीज़ें वगैरह इन लोगों ने की थी। अब देखिए 1945 में ये सारी चीज़ें चल रही थी बिफोर इंडिपेंडेंस। 1945 में नागा हिल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल बना। ठीक है, ये क्या बना, नागा ग्रुप्स को ही, छोटे मोटे जो नागा ग्रुप्स हैं उनको कंबाइन करके नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना। अब इसका मेन कैरेक्टर, नागा हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि इसका मेन एम था कि नागालैंड को एक तरीके से यूनाइटेड रखना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, फिर बाद में ये जाके आपका नागा नेशनल काउंसिल बना, नागा नेशनल काउंसिल, नागा नेशनल काउंसिल बना 1946 में। एक साल के बाद ही नागा नेशनल काउंसिल बना, और ये ही नागालैंड वगैरह को, नागालैंड के सारे डिमांड्स वगैरह को ये नेगोशिएट वगैरह किया करता था। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली तो 26 मतलब ये इंडिपेंडेंस के आसपास जब इंडिया को पता चल गया था कि इंडिपेंडेंस मिलेगा, तो 26 जून 1947 में, 26 जून 1947 में क्या हुआ, एक 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया गया। 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया गया। ये गवर्नर ऑफ आसाम के साथ ये एग्रीमेंट वगैरह था। इसमें बोला गया कि नागाज को एक जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर दी जाएगी। जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स टू द नागा, जो नागा नेशनल काउंसिल था, इनको ये पूरी पावर्स वगैरह दी जाएगी। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको गारंटी की गई। सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ सही हो रहा था। अब देखिए क्या हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस के बाद व्हाट दे डिसाइडेड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि नागालैंड को, नागा का जो ऑटोनॉमस काउंसिल था, नागा को असम में इंटीग्रेट करेंगे और असम को रेस्ट ऑफ इंडिया में, एज अ होल ऑफ इंडिया में करेंगे। तो AZ जो फीजो थे, इनने क्या किया, आर्म रेबेलियन शुरू कर दिया, और आर्म रेबेलियन शुरू कर दिया नागा नेशनल काउंसिल ने, और डिमांड क्या किया, सेपरेट सॉवरेन स्टेट, SSS, सेपरेट सॉवरेन स्टेट किया। एज ए रिजल्ट इसको सप्रेस करने के लिए 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नागालैंड में आर्मी भेजनी पड़ी। आज तक आर्मी है वहाँ पे, आर्मी भेजनी पड़ी, बिल्कुल मतलब हुआ। फिर अभी तक ये रेबेलियन वगैरह कॉन्स्टेंटली, हालांकि हाँ 1964 के बाद से रेबेलियन काफ़ी कम हो गया, पर कंसिस्टेंट रेबेलियन यहाँ पे चले जा रहा है। ठीक है, अब देखिए नागालैंड के जो इंसर्जेंसी वगैरह है उसको सपोर्ट करने के लिए मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसके दो पार्ट है, एक NSCN, ये है IM। NSCN IM कौन सा है, इसाक। ठीक है, इसाक मतलब है इसाक एंड मूविया, दो लीडर्स थे ISA के, इसाक एंड MUI मूविया। ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप है ये एक्चुअली लोकल नागालैंड, लोकल इंडियंस थे, और दूसरा NSCN के है, ये कौन है, खापलांग। ये एक्चुअली में कौन है, इनका मेन नेम क्या था, ये म्यांमार से माइग्रेंट्स थे जो आके नागालैंड में सेटल हो गए थे। हालांकि इसाक मूविया ने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 2001 में, बट NSCN के खापलांग अभी भी इसको मतलब एक तरीके से आर्म रेबेलियन को कंटिन्यू करा जा रहा है। और इनका लॉन्गर गोल क्या है, बड़ा गोल क्या है इनको, कि कुछ भी करके ग्रेटर नागालिम,
ग्रेटर नागालैंड मतलब कि जो भी नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे भी नागालैंड नागा की पॉपुलेशन वगैरह रहती है, वहाँ पे इनको क्या करना है, ग्रेटर नागालैंड मतलब सारे पॉपुलेशन को मिला के, चाहे मणिपुर आसाम हो, सबको कंबाइन करके मिला के एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है ग्रेटर नागालैंड, या फिर सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है ग्रेटर नागालैंड। बात समझ में आ गई। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इज द मेन इंसर्जेंट ग्रुप प्रेजेंट देयर। होपफुली बात क्लियर थी। हम अब आगे चलते हैं। छोटे छोटे कंट्रीज बचे, मतलब स्टेट्स बचे, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में। मैप में देखिए जगह नहीं थी तो यहाँ पे मेरे को बताना पड़ा। देखिए एक त्रिपैटी एग्रीमेंट हुआ। जब क्या हुआ था एक्चुअली में, त्रिपुरा में बहुत टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का इंसर्जेंस वगैरह हो रहा था, म्यांमार बांग्लादेश से माइग्रेशन वगैरह हो रहा था। और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किसके कंट्रोल के अंदर थे? जनरली यहाँ पे ग्रुप्स थे आपके ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। मेन ग्रुप है, देखो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा भी था, जैसे मैं लिख देता हूँ, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। इस टाइप के ग्रुप्स वगैरह का क्या डिमांड था कि भाई एक हमें इंडिपेंडेंट सेपरेट स्टेट चाहिए। ठीक है, और इनका डिस्प्यूट क्या था कि भाई इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो हमारा पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड बिगड़े जा रहा है। तो इसी चीज़ के लिए इनको पैसिफाई करने के लिए त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ठीक है, शेड्यूल 6 के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट वगैरह बनाया गया। इसमें काफ़ी राइट्स वगैरह दिए गए और काफ़ी रीजन तक अभी इंसर्जेंसी कंट्रोल में है। पर देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इंसर्जेंसी सक्सेसफुल क्यों है यहाँ पे, काफ़ी लिमिट तक सक्सेसफुल क्यों थी? क्योंकि देयर वी हैव रफ एंड रग्ड टेरेन, पोरस एंड एक्सटेंसिव ट्रांस बॉर्डर कॉरिडोर्स विद बांग्लादेश। तो यहाँ के इंसर्जेंस वगैरह जो हुआ करते थे, यहाँ से भाग के क्या करते थे, बांग्लादेश में छुप जाते थे। ओपन बॉर्डर, पूरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, तो आप कैसे पकड़ोगे? तो ये इनका एडवांटेज था। हालांकि अभी इंसर्जेंसी को काफ़ी कंट्रोल में ला दिया गया है ना। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश और आसाम दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में 3 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 3 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स है, कौन कौन से? तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग। यहाँ पे किसका प्रेजेंस है? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्ट को, डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से बाहर निकाल के ईस्टर्न पार्ट को ग्रेटर नागालैंड वगैरह जो ग्रुप था, ग्रेटर नागालैंड वाले ग्रुप में मर्ज कर दिया जाए। और यहाँ पे उल्फा का भी प्रेजेंस है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम वगैरह। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है? एथनिसिटी की। और देखो बांग्लादेश से रिफ्यूजीज़ हैं, इन रिफ्यूजीज़ का नाम है चकमा हैजोंग्स। चकमा हैजोंग्स, चकमा हैजोंग्स। तो ये चकमा हैजोंग्स वगैरह क्या है, ये रिफ्यूजीज़ यहाँ पे आके इलीगली रह रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, पूरा मतलब देखिए आप सारी चीज़ों का एक ही कॉज आपको देखने को मिल रहा होगा जो हमने जनरली डिस्कस किया था। आखिरी हम स्टेट डिस्कस करना, असम। ठीक है, अब असम में देखिए इलीगल माइग्रेशन वगैरह कब हुआ? बांग्ला में एक्चुअली इशू क्या है, 1979 के बाद से, 1979 के बाद से बांग्लादेश से इलीगल इमाइग्रेशन होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने लगा, लीगल इमाइग्रेशन रहा तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने एक सत्याग्रह शुरू कर दिया अगेंस्ट इलीगल बांग्लादेशी इमाइग्रेंट्स के अगेंस्ट में इलीगल सत्याग्रह, मतलब एक तरीके से पीसफुल सत्याग्रह शुरू कर दिया। तो देखो इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, दिस वाज द मूवमेंट लेड बाय स्टूडेंट्स। ये मूवमेंट स्टूडेंट्स ने लीड किया था। स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल अवेयरनेस वगैरह स्प्रेड किए थे कि भाई बांग्लादेशियों को हम नहीं घुसने देंगे। अभी आपने इसका रिजल्ट देखा होगा, इसका एक्चुअली में क्या हो, 1971 के बाद में एक्चुअली एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आती है। आपके करंट अफेयर्स वगैरह के लेक्चर में सेपरेटली कवर किया जाएगा डिटेल में। यहाँ पे अभी फिर भी बताया जाएगा कि एनआरसी क्या है, कैसा था। ठीक है, तो अब ये मूवमेंट वगैरह क्या होने लगा, धीरे धीरे वायलेंट मूवमेंट वगैरह में टर्न होने लगा। तो इस मूवमेंट को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ असम अकॉर्ड साइन किया गया, असम अकॉर्ड 1985 में।
असम अकॉर्ड साइन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ का जो प्रोमिनेंट ग्रुप है इसका नाम है उल्फा, जो अभी अरुणाचल प्रदेश में बात करें, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये 1979 में बने। अब इसके दो मेन गोल हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ असम एंड असम में टू रिमूव डेमोक्रेसी एंड फॉर्म अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाना है। और देखिए इनका अच्छा खासा लिंक है, ये उल्फा का लिंक है NSCN और नक्सलाइट्स के साथ भी लिंक है, ठीक है। तो ये एक सेक्शन ऑफ असम में हो गया कि ये अभी आर्म रेबेलियन करे जा रहे हैं। सेकंड है आपका सबसे बड़ा इशू है बोडोलैंड, बोडोलैंड, ठीक है। अब देखिए बोडोलैंड एक्चुअली में है क्या। अगर मैं आपसे बोलूँ बोडोलैंड क्या है, बोडोलैंड एक एरिया है असम का ब्रह्मपुत्र के पास, प्लेन एरियाज में। अब यहाँ पे क्या हुआ, बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स घुस गए, बांग्लादेश का मतलब, और फिर यहाँ पे इंडिया के जो वेस्ट बंगाल के भी बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट्स वगैरह हैं, तो ये लोग क्या इस एरिया को डोमिनेट करने लगे। तो एक्चुअली में बोडोलैंड, बोडोज जो कम्युनिटी है और बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में एक वायलेंट स्ट्रगल शुरू हो गया। तो इस वजह से बोडोज ने एक सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड की, बोला कि भाई हमें अलग स्टेट चाहिए जहाँ पे हम बंगालीज बांग्लादेशियों को घुसने नहीं देंगे। एज अ रिजल्ट 6 शेड्यूल के अंदर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वगैरह बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपने पॉलिटी वगैरह में पढ़ते हैं 40 सीट्स वगैरह बनाई गई। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में 40 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रखे गए, 30 सीट्स वर रिजर्व फॉर ट्राइबल पीपल। और असम का गवर्नमेंट जो मतलब क्या गवर्नर क्या 6 लोगों को और नॉमिनेट करेगी अपार्ट फ्रॉम 40। तो इस वे में बोडोलैंड का इशू कुछ लिमिट तक अभी पैसिफाई किया गया, पर वापस से इशू अभी से उमड़ रहा है कि हमें सेपरेट स्टेटहुड चाहिए। तो ये दो मेजर इश्यूज थे, खापलांग वाला, उल्फा वाला, और साथ ही साथ हमने अभी क्या देखा, बोडोलैंड वाला। बोडोलैंड ब्रह्मपुत्र जो प्लेन एरियाज ऑफ असम है। बात समझ में आई। अब हम देखते हैं इंसर्जेंसी का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, क्या इम्पैक्ट है इंसर्जेंसी का पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब देखो इंसर्जेंसी हुआ तो ऑब्वियसली टर्मोइल रहेगा पूरे, कभी डेवलपमेंट फाइटिंग चलती रहेगी, डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा। समझ लो पूरी एकदम पूरे गर्त में गड्ढे की तरफ ही जा रही है पूरी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब देखिए नागा इंसर्जेंसी क्या करता है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट वगैरह देता है दूसरे ग्रुप्स को, क्योंकि देखो सबसे बड़ा इंसर्जेंसी किसका है, NSCN नागा का है। तो ये क्या करता है, इसके वजह से उल्फा बोडो ग्रुप्स, ये जितने मतलब ग्रुप्स हैं इनके साथ भी वो बना जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि इस रीजन पे इतना ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है तो मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बिजनेसमैन वगैरह। और यहाँ पे बहुत अच्छा पहाड़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं आ पा रही, इलेक्ट्रिसिटी और क्या जनरेशन नहीं हो पा रहा। ऑब्वियसली द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये पीछे ही रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सटॉर्शन ऑफ टैक्सेस वगैरह रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे जो ग्रुप्स है ये क्या करते हैं, वसूली करते हैं मतलब लोकल पीपल, बिजनेसमैन, ऑफिशियल्स वगैरह से मतलब क्या करते हैं, वसूली करते हैं। जैसे खापलांग, बोडोलैंड, मतलब ये से NSCN वगैरह अगर नहीं दो तो वॉलेंस का यूज़ करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं पाते, इतने ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगता है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो इंसर्जेंट्स ग्रुप क्या करते हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, इलीगल नार्कोटिक्स, ठीक है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब चीज़ों, गोल्डन ट्रायंगल वाला जो सबसे ज़्यादा जो रीजन है म्यांमार वाले रीजन के पास, वहाँ पे लीगल ड्रग सप्लाई होता है, उससे क्या होता है, फंडिंग, इनके पास पैसा आता है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को वो पड़ता है। अब सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए इसको सही करने के लिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन्होंने कालादान प्रोजेक्ट बनाया है, म्यांमार से मिजोरम को कनेक्ट कर लिए। क्यों, क्योंकि आप देखो कि चिकन स्नैक से कनेक्टेड है मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट। तो चिकन स्नैक में देखो ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना का रहता है, तो यहाँ से जो म्यांमार वाले रूट से हमने डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाई है। हमने क्या किया, एक ट्रायलेटरल हाईवे भी बनाया था, इसमें क्या मणिपुर, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है, मणिपुर इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड हाईवे भी बनाया ताकि ट्रेड वगैरह बढ़ सके, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह आ सके। आर्मी का बहुत हेविली डिप्लॉय, असम राइफल्स का हेविली डिप्लॉयमेंट किया गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट वगैरह भी बनाया गया, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत है, यहाँ पे रोड सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर स्टार्टअप्स के लिए वेंचर फंड वगैरह बनाया गया कि इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह को और ज़्यादा बूस्ट अप वगैरह मिल सके, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर वगैरह इन सब के लिए बहुत सारे वो दिए गए हैं। फिर क्या बोला है कि ट्राइबल्स के मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ट्राइबल्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट वगैरह की थी, यहाँ के इंडिजीनियस कल्चर वगैरह यहाँ का बचे रह सके,
ट्राइबल्स को, एथनिसिटी को प्रिजर्व करने की, तो इसके तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू विन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल ऑफ लोकल नॉर्थ ईस्ट इनहेबिटेंट्स। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी इधर से ही होता है, तो साउथ ईस्ट के एशियन कंट्रीज़ के साथ नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, ट्रेड होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। नागा पीस अकॉर्ड वगैरह साइन किया गया, ताकि बहुत सारे मिजोरम पीस अकॉर्ड, नागा पीस अकॉर्ड, एनआरसी, ये सब इसलिए लाया गया कि भाई इंसर्जेंसी अब ख़त्म, आइए आप इलेक्शन लड़िए और डेवलपमेंट में अपना हाथ बटाइए, लड़के किसी को कुछ नहीं मिलने गया। फिर हमने क्या देखा, बोडोलैंड में 6 शेड्यूल आपने पॉलिटी में पढ़ा है, ठीक है। ट्राइबल लॉस, कस्टम्स, राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए 6 शेड्यूल में सफिशिएंट ऑटोनॉमी, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल वगैरह बनाया गया, ताकि बाहर के इन लोगों के पास ही पावर दिया गया, ट्राइबल्स के पास ही, ताकि दे वुड देमसेल्फ लुक आफ्टर देयर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, सो दैट देयर वुड बी मिनिमम इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आई? तो दिस वॉज फुल केस स्टडी ऑफ किसका, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। ये सारे पॉइंट्स आप प्रिजर्व करके रखिएगा, आपको मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।